हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे इतिहास के ऊपर और इतिहास में हम लोग देख रहे थे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता मेरा हो गया था, वैदिक सभ्यता हो गया था और धार्मिक आंदोलन जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। तो मगध साम्राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज तो हम डिटेल में बात करेंगे और कल हम इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे लूसेंट और घटनाचक्र के बुक से। तो अगर जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखें प्रीवियस वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। हम लोग डिटेल में बात करते जा रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से और ये भी हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बुक से ही। तो देखो मगध साम्राज्य क्या था, कैसा था। मगध साम्राज्य में कुल 3 डायनेस्टी हुए थे ना। एक हुआ था हर्यक वंश, एक था शिशुनाग वंश और लास्ट था नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को पराजित करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से और मौर्य वंश की स्थापना करेंगे, है ना। तो चलते हैं, तेजी से खत्म करते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश था। हर्यक वंश और मगध साम्राज्य जानने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं महाजनपद पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने महाजनपद थे, कैसे कैसे चल रहा था, मगध महाजनपद ही क्यों आगे निकल के आता है, इसका कारण क्या था। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये हमारा 16 महाजनपद है और 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद हमारा कहाँ था, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में था। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा असमक महाजनपद दक्षिण में स्थित था, जिसकी राजधानी पोटिल थी या पोतना भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 महाजनपद में दक्षिण में अवस्थित एकमात्र महाजनपद कौन था, या पाकिस्तान में कौन कौन से महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जो आप यहाँ देख रहे हो, ये 3 महाजनपद हमारे कहाँ थे, बिहार में, मगध, अंग और वज्जी। तो मगध महाजनपद सबसे आगे निकल के आया। इसका कारण ये था कि मगध महाजनपद का भौगोलिक स्वरूप काफी अच्छा था। ये 5 पहाड़ों के बीच में स्थित था, पहला कारण ये था। और दूसरा कारण था कि यहाँ लोहे की खोज हो गई थी, जिससे इनके हथियार काफी उन्नत हो गए थे। तो मगध महाजनपद का आगे बढ़ने का ये कारण था। इसके अलावा मगध महाजनपद में जो शासक हुए उनका भी योगदान काफी था। जैसे मगध महाजनपद में एक वंश आता है हर्यक, जो भी हम देखेंगे, और हर्यक वंश में होते हैं बिंबिसार। तो बिंबिसार क्या करेंगे, अंग महाजनपद को जीत के अपने में मिला लेंगे। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा, और इसको जीत के अपने क्षेत्र में मिला लेंगे और आजाद शत्रु को बोलेंगे कि आप अंग पे जाके शासन कीजिए। उसके अलावा विवाह विस्तार की नीति करते हैं। बिंबिसार क्या करेंगे, कौशल की राजकुमारी महाकोशला से शादी करेंगे और ये इसके क्षेत्र में आ जाएगा। काशी इनको दहेज में मिल जाएगा और काशी उस समय 1 लाख रुपया रेवेन्यू दे रहा था, इसलिए काशी इनके हाथ में चला आएगा। वज्जी से भी ये विवाह की नीति अपनाएंगे और भज्जी से भी ये शादी कर लेंगे। वज्जी की एक राजकुमारी होती है चलना, चलना से विवाह कर लेंगे, तो वज्जी से भी संबंध अच्छा हो जाएगा। यहाँ भी पंजाब का एक क्षेत्र है, मद्रकुल की रानी थी क्षेमा, यहाँ से ये शादी कर लेंगे तो इनसे भी इनका संबंध अच्छा हो जाएगा। लेकिन मगध साम्राज्य और अवंती के बीच हमेशा युद्ध बना रहता था। बिंबिसार और अवंती में चंड प्रद्युत दोनों के साथ युद्ध होता है, जीतता कोई नहीं है, बाद में दोनों संधि कर लेते हैं। और चंड प्रद्युत को एक रोग होता है पीलिया रोग, और इस रोग को ठीक करने के लिए मगध साम्राज्य से यानी बिंबिसार की तरफ से जाते हैं कौन, तो बिंबिसार की तरफ से जाते हैं जीवक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवक को भेजा जाता है ताकि क्या करके आने के लिए, कि जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं चंड प्रद्युत के साथ, उसको ठीक किया जाए। तो ये जो छोटी सी स्टोरी थी 16 महाजनपद का, 16 महाजनपद में आपसे कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, पहले मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ। 16 महाजनपद में आपको कैपिटल पूछेगा और किस राज्य में स्थित है वो पूछेगा। तो 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में थे, मगध, अंग और वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी और ये एक गणतंत्र महाजनपद था। अंग की राजधानी चंपा थी और ये बिहार के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था। और मगध महाजनपद में तो बिहार शरीफ आता है, गया आता है ना। तो ये मगध महाजनपद था। और मगध महाजनपद आज हम देखेंगे कि मगध महाजनपद आगे आया
और शक्तिशाली बन के उभरा। तो मगध महाजनपद के में 3 वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो सबसे पहले हम देखेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश की स्थापना करेंगे बिंबिसार। बिंबिसार वही बिंबिसार है जिनका मित्र है गौतम बुद्ध और जिनके साले हैं साहब हैं महावीर स्वामी। यानी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों बिंबिसार के समय थे, और ये हम ऑलरेडी कर लिए थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और महात्मा बुद्ध के मित्र ये थे, और ये संरक्षक भी थे, यानी महात्मा बुद्ध को संरक्षण देकर रखे थे। गिरिब्रिज इनकी राजधानी थी। तो पहले यही क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध की पहली राजधानी क्या थी। तो मगध की पहली राजधानी गिरिब्रिज थी, है ना। और बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता है। श्रोणिक मतलब होता है सेना रखने वाला। ये पहला शासक था जो अस्थाई सेना रखा था। अस्थाई सेना मतलब होता है कि वैसी सेना जिसे वेतन देना पड़ता हो। तो अस्थाई सेना रखने वाला था कौन? बिंबिसार, जिसे श्रोणिक कहा जाता था। और इन्होंने विजय और विस्तार की नीति अपनाई। विवाह के जरिए ये अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे। बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। तो पहली शादी अगर देखे जाए तो प्रसेनजीत की बहन से किए थे। ये जो कौशल का क्षेत्र है, यहाँ का शासक था प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत की एक बहन थी जिनका नाम था महाकोसला। इनकी बहन से ये शादी करते हैं, और शादी करने के कारण ये जो काशी का क्षेत्र आप देख रहे हैं, काशी के क्षेत्र मगध में आके मिल जाता है। यानी प्रसेनजीत काशी को दे देते हैं दहेज में कि आप रखिए, और काशी से उस समय 1 लाख रुपया रेवेन्यू आता था, टैक्स आता था। तो पहला शादी इनका होता है महाकोसला से। दूसरा शादी होता है लिच्छवी की राजकुमारी चलना, और ये वैशाली की थी, और ये चलना चेटक की पुत्री है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी पुत्री थी? चेटक की पुत्री थी चलना। और ये क्षेत्र है हमारा वैशाली, ये वज्जी का क्षेत्र है। ये चलना यहाँ की थी, तो वैशाली से अच्छा संबंध हो गया। और एक थी, तीसरी रानी थी मद्रकुल की रानी, क्षेमा नाम था इनका। ये पंजाब के क्षेत्र की थी। तो 3 शादियां करते हैं बिंबिसार और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। लेकिन जब बिंबिसार को मार दिया जाता है अजातशत्रु के द्वारा, तो जो महाकोसला है ना, ये भी दुख में मर जाती है, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो प्रसेनजीत जो है ये काशी को वापस ले लेते हैं कि मेरी बहन तो रही नहीं, तो काशी अब तुम्हें हम क्यों दें। लेकिन अजातशत्रु को काशी चाहिए था, इसलिए अजातशत्रु यानी मगध और कौशल के बीच में झगड़े होंगे, और अजातशत्रु विजयी हो जाएगा, और अजातशत्रु के साथ संधि किया जाएगा। संधि में अजातशत्रु प्रसेनजीत की एक पुत्री होती है, उससे अजातशत्रु का विवाह कर दिया जाएगा, और बाद में फिर से काशी मगध को दे दिया जाएगा। तो अभी तक हम देखे थे बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? दूसरा, कौन सा ऐसा मगध का शासक था जो महावीर और महात्मा बुद्ध के समकालीन था? बिंबिसार। बिंबिसार श्रोणिक किसे कहा जाता है? बिंबिसार को कहा जाता है। और विवाह विस्तार की नीति के जरिए मगध साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? तो आंसर होगा बिंबिसार, बिल्कुल। आगे बात करते हैं थोड़ी सी बातें और बिंबिसार के बारे में। इन्होंने विवाह के फलस्वरूप मगध साम्राज्य को पश्चिम उत्तर के क्षेत्र में विस्तार कर दिया। बिंबिसार अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी और अंग को मगध में मिला लिया। तो हम तो पहले बात किए थे कि ये जो हमारी अंग महाजनपद है, अंग महाजनपद को बिंबिसार क्या करेगा? अपने क्षेत्र में मिला लेगा, और साथ ही साथ अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासक बना देगा। बिंबिसार अवंती नरेश चंडप्रद्युत से युद्ध किया। ये जो अवंती का शासक है, अवंती की राजधानी है उज्जैन, और इनके शासक का नाम था चंडप्रद्युत, और यहीं से इनके और इनके बीच में युद्ध होता है। युद्ध में कोई जीतते नहीं है, लेकिन बाद में दोनों मित्र बन जाते हैं। तो चंडप्रद्युत को होता है जॉन्डिस यानी पीलिया रोग, और इसको ठीक करने के लिए निवेदन किया जाता है। अवंती से निवेदन आता है कि राजवैद्य जो है आपके पास जीवक, उनको भेजिए अवंती के क्षेत्र में। तो जीवक को भेजा जाता है कि जाइए ठीक करके आइए। जीवक जाते हैं और चंडप्रद्युत का पीलिया रोग जॉन्डिस को ठीक करके आते हैं। बाद में जीवक को बुद्ध के साथ भेज दिया जाता है, महात्मा बुद्ध के साथ।
कि जाइए अब उनकी सेवा कीजिए, और जीवक आजीवन महात्मा बुद्ध के शरण में चले जाते हैं। तो ये हमारा बिंबिसार का स्टोरी था। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला शासक है जो विवाह विस्तार की नीति के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और अवंती से मगध के बीच में हमेशा टकराव रहा, और ये आगे भी रहेगा। बाद में अवंती को जीतकर शिशुनाग मिला लेगा मगध साम्राज्य में, वो हम शिशुनाग वंश में देखेंगे। अब आते हैं गद्दी पर बैठते अजातशत्रु। अजातशत्रु कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसी के कारण अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। कुनिक मतलब होता है पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। उसने कौशल और वैशाली को पराजित कर मगध में मिला लिया। कौशल वही क्षेत्र जहां इनके पिताजी का शादी हुआ था, है ना, प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से। और बाद में ये कौशल पे आक्रमण करते हैं और महाकोशला की पुत्री से प्रसेनजीत की पुत्री से शादी करते हैं, और फिर से काशी इनको दहेज में मिल जाता है। और वैशाली इनका नानी घर था, ठीक है, जो चलना थी ना इनकी माँ थी, तो अपने नानी घर पे भी आक्रमण करते हैं और उसको भी जीत कर मिला लेते हैं। कहा जाता है कि हल और बेहल इनके सौतेले भाई थे, और वो भाग कर चले गए थे वैशाली, और 18 लड़ियों वाला हीरे का हार था उनके पास, उसी को हासिल करने के लिए गए थे। और इसी के बीच में दोनों के बीच युद्ध हुआ था, और वैशाली को जीत के मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो बीपीएससी जब आप करोगे तो ये सारी बातें डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मगध साम्राज्य से क्वेश्चन तो बीपीएससी में आता है। आगे, वैशाली के युद्ध के उपरांत अजातशत्रु को महाशील कंटक और रथ मूसल, यानी जैसे आप देखे थे ना बाहुबली में रथ के आगे वो कटार लगा होता है, उसी तरीके से इनके रथ में भी महाशील कंटक और रथ मूसल गदा लगा हुआ रहता था, और जब ये चलता था तो अपने शत्रुओं को कुचलते हुए चला जाता था। तो अजातशत्रु के बारे में एक बात तो याद रखना है कि इन्हें कुनिक कहा जाता था। ये अपने पिता की हत्या किए थे और वैशाली और कौशल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बहुत शक्तिशाली थे। अवंती के डर से ये क्या किए थे ना, राजगीर में किलेबंदी करवा दिए थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि मगध साम्राज्य का उस शासक का नाम बताइए जिसने राजगीर को किलेबंदी करवा दी थी, घेर दिया गया था राजगीर को अवंती के खतरे के डर से। क्योंकि अवंती उस समय ना दूसरे महाजनपद पे आक्रमण करके उसे अपने क्षेत्र में मिला रहा था, और अवंती धमकी दिया था कि मगध पे भी हम आक्रमण करेंगे। लेकिन अवंती मगध पे आक्रमण करता नहीं है, लेकिन फिर भी डर से अजातशत्रु राजगीर में किलेबंदी करवा देते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करते चले जाना, ठीक है। आगे चलते हैं। अवंती के खतरे से सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर में क्या कर दी, किलेबंदी करवा दी। तो ये सारी बातें तो ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। तो ये बातें आप लोग सबको पता होगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था, है ना। 483 बीसी में हुआ था, ये भी आपको पता होगा। तो ये बता दो इसके अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में देना। तो अजातशत्रु से 2-4 बातें अच्छे से याद रखना है। हर्यक वंश का दूसरा शासक जिसे कुनिक कहा जाता है, जिसने कौशल को और वैशाली को जीत के अपने क्षेत्र में मिला लिया, अवंती के डर से राजगीर में किलेबंदी करवा दी, और इसी के समय में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहा जाता है जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठे थे तो अजातशत्रु के गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। 8 वर्ष हुआ था और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 में हो गई। इसी के कारण अजातशत्रु क्या किए, यहीं पर एक बौद्ध संगति का आयोजन किया, और अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगीर में जो शांति स्तूप देख रहे हो ना आप, ये अजातशत्रु के शासनकाल में बनाया गया है, शांति स्तूप। तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको नोट डाउन करते चले जाना है। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो, दिए गए नंबर पर संपर्क करो, और सुबह 8 से 10 चल रही है बैच, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के ऊपर ही, ठीक है। तो 8 से 9 में हिस्ट्री है और 9 से 10 में बायो क्लास चल रहा है। इसके अलावा अगर कोई सेट लगाना चाहते हैं बिहार दरोगा या बिहार एसएससी का, तो शाम में बैच है 2 से 4, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हर्यक वंश का तीसरा शासक है उदायन। उदायन से अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, या मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था। तो मगध की दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और इसका निर्माण करवाया था उदायन। और किस नदी पे, तो गंगा और सोन नदियों के संगम पे।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पाटलिपुत्र किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था पाटलिपुत्र। और इस वंश यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक का एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है शिशुनाग। शिशुनाग नागदशक की हत्या कर देंगे और अगले वंश की स्थापना करेंगे जिसका नाम होता है शिशुनाग वंश। तो भी हम लोगों ने हर्यक वंश को देख लिया मगध साम्राज्य में, अब हम देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। लेकिन जाने से पहले आप लोग के लिए मैं एक सहूलियत कर दे रहा हूँ कि जिनको स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम बात करते हैं, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लो अजातशत्रु के बारे में, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लो, ठीक है, ताकि चीज़ें आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, लिखा हुआ चाहिए तो यह भी लिख लो। 8वें वर्ष में अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। शांति स्तूप का निर्माण भी अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था। ये सारी बातें लिख लेना। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश में यही दो शासक है, एक शिशुनाग है, एक कालाशोक है। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है नंदीवर्धन। 5 मिनट और बने रहो, मगध खत्म हो जाएगा। शिशुनाग वंश क्या करता है? शिशुनाग स्थापना करता है, और शिशुनाग क्या करेगा तो नागदशक को मार के एक नए वंश की स्थापना करेगा। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली। तो नोट करने वाली बात है ये कि मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगृह। दूसरी राजधानी क्या थी? तो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, है ना। और तीसरी राजधानी कहाँ थी? तो तीसरी राजधानी है भैया वैशाली। और किसने किसने बनवाया था तो ये पता है, इसको बनवाएंगे बिंबिसार, इसे बनाएंगे उदयन, और इसे बनाया जाएगा शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती बहुत छटपटा रहा था कि मैं मगध पे आक्रमण करूंगा, मगध पे आक्रमण करूंगा। तो मगध पे आक्रमण अवंती करेगा, उससे पहले शिशुनाग अवंती पे आक्रमण करते हैं और अवंती को अपने क्षेत्र में मिला के क्षेत्र का, साम्राज्य का थोड़ा विस्तार कर देते हैं, ठीक है। तो शिशुनाग से इंपॉर्टेंट यही है कि इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, राजधानी वैशाली बनाया था और अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध साम्राज्य के उस शासक का नाम बताइए जिसने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। तो आंसर आपको पता है, शिशुनाग। अब कालाशोक के बारे में बात करते हैं। कालाशोक किस लिए जाना जाता है? तो कालाशोक को पहले काकवर्ण कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है और इसने अपनी राजधानी फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र कर दिया कि हमारी राजधानी मगध की वैशाली नहीं पाटलिपुत्र होगी। तो इनके पिताजी जो किए थे उसको ये उल्टा कर दिया आगे। और कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ था? वैशाली में। पाटलिपुत्र मत मारिएगा, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया जाता है। और कब किया जाता है? तो 383 BC में। देख रहे हैं ना, इसी बीच में है ना कालाशोक। और आप हमें बताइएगा दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन है? तो नंदीवर्धन। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये पूछेगा ही पूछेगा। नंदीवर्धन की हत्या कर देगा महापद्म नंद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नंद वंश के शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे और महापद्म नंद इनके मंत्री थे, महामंत्री। तो महापद्म नंद क्या करेंगे? इनको मार देंगे और एक अगले वंश की स्थापना करेंगे जिसका नाम होता है नंद वंश। अब नंद वंश के बारे में थोड़ी सी बातें और सबसे इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि मगध में सबसे शक्तिशाली वंश अगर कोई हुआ तो वो था नंद वंश, नंदा डायनेस्टी, जिसमें सबसे शक्तिशाली शासक थे महापद्म नंद। महापद्म नंद क्या क्या करेंगे? सबसे पहले ये कलिंग को जीत लेंगे। पहले तो ये स्थापना करेंगे नंद वंश का और ये कलिंग को मगध में मिला लेंगे। और अब विजय स्मारक के रूप में एक जिन मूर्ति उठा लेते हैं। जिन मूर्ति था जिन सूरी का, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। इनकी मूर्ति उठाकर ये मगध में ले आते हैं और इन्हें एक राट कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध के उस शासक का नाम बताइए जिसकी उपाधि एक राट की थी। तो आंसर होगा क्या? महापद्म नंद। महापद्म नंद की मृत्यु के बाद आते हैं धनानंद। धनानंद की अपनी स्टोरी है। धनानंद बड़ा लालची था, धन का प्रेमी था और धनानंद के दरबार में एक व्यक्ति थे चाणक्य, ये इनके दरबार में रहते थे। लेकिन धनानंद को पता नहीं क्या चुल मचा, इनको
अपमानित करके भरी सभा से बाहर कर दिया। चाणक्य बोले कि जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य का नाश ना कर दूं, तब तक मैं अपनी चुटिया खुली रखूंगा। तो सब लोग हंसने लगा, लेकिन ये साबित करके भी दिखा दिया। तो प्रण ऐसा किया जाए जिसको साबित भी कर दिया जाए। तो अपमान अगर आपका हुआ है तो आप उसे याद रखना, और बदला इस तरीके से लिया जाना चाहिए कि पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म हो जाए। ये एक आम सा व्यक्ति है चाणक्य, एक ब्राह्मण थे, लेकिन जो धनानंद इन्हीं के साथ किए थे, बदले में ये धनानंद को समाप्त नहीं किए, पूरा मगध साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। और एक आम व्यक्ति के सहारे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य भी आम परिवार, मोर पालक के बेटे थे मौर्य। और मौर्य को ये अडॉप्ट करते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं। और बाद में जब मौर्य योग्य हो जाता है तो अपनी सेना को खड़ा करते हैं, पंजाब को, सिंध को, सियालकोट को जीत जीत कर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और बाद में धनानंद को एक ही झटके में मार के गिरा देते हैं। ये था चाणक्य, और ये है चाणक्य की नीति। तो अगर आपके साथ अपमानित आपको किया गया है तो याद रखिए, और बदला ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला बर्बाद नहीं, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चाणक्य की नीति है। हमारी भी नीति ऐसी ही है, और नीति ऐसे ही होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि क्षमा कर दो। कहा जाता है ना कि जो लोग बड़े होते हैं ना, वो माफ कर देते हैं। कलयुग है जनाब, माफ नहीं करेंगे, साफ कर देंगे। पाकिस्तान इतना करते रहता है ना भारत के साथ, माफी करते रहे उसके साथ। अगले बार पाकिस्तान कुछ किया ना, तो जो हमारा रेड क्लिफ लिखा है ना भारत पाकिस्तान के बीच, वो सीधे भारत और अफगानिस्तान के बीच खींच दिया जाएगा, और पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें खैर जो भी हो, अपनी अपनी सोच है। तो ये धनानंद था ना, चाणक्य को इंसल्ट करके बाहर निकालता है, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे धनानंद को पराजित करेगा, और नंद वंश यहीं पे स्वाहा कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है सिकंदर से। सिकंदर के बारे में हम कल देख लेंगे। 5 मिनट 7 मिनट का टॉपिक है सिकंदर। 2-4 क्वेश्चन आता है। सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत आया था, कब आया था, कितने महीने तक रहा था, कहाँ मृत्यु हुई थी, सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दी थी, हाइडेस्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था। ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन पूछते हैं सिकंदर से, तो ये हम कल देख लेंगे, है ना। और मगध का MCQ भी लगा लेंगे। तो जब धनानंद गद्दी पर थे, उसी समय सिकंदर आक्रमण किया था भारत में 326 BC में, और सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी। सिकंदर की सेना इतना डर गई थी ना धनानंद की सेना से, और बेचारे थके हुए भी थे वो लोग, रोग ग्रसित हो गए थे, काफी समय से लड़ते आ रहे थे। तो ये भी एक कारण था, इसलिए सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ी थी पूर्व की ओर, और ऊपर से ही लौट गई थी। ठीक है, झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीच का युद्ध होता है, जिसे बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, राजा पोरस से। और उसी के बाद सिकंदर वापस लौट जाता है, और बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बातें हम कल देख लेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लगा लेंगे। तो आज की कहानी हमारी यहीं तक थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई क्यूरी होगा आपको, आप कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं। हम अगले दिन मगध साम्राज्य से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा लेंगे। 2-4 क्वेश्चन महाजनपद से भी आपको दिख जाएगा, और थोड़े सा बात कर लेंगे सिकंदर पे। और एक बात, हम कल से NTPC से रिलेटेड 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, GK GS का। तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लगा ही लेना, और देखना अपना स्कोर क्या है, क्योंकि मार्च आते आते NTPC का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, बाय।